दमा दम लेके ही छोड़ेगा। क्या आप भी ऐसा मानते हो? क्योंकि इंडिया के अंदर ज्यादातर लोगों की सोच ये है कि अगर आपको दमा अस्थमा हो गया तो तब तक नहीं जाता जब तक आपकी जान नहीं जाती, मीन्स जब तक आप नहीं मरते। तो फिर आप यहाँ पे गलत हो। ये जो चीज पैदा होती है वो मरती भी है। मीन्स जो रोग पैदा होते हैं उसको कंट्रोल में भी किया जा सकता है या फिर वो रोग को खत्म भी किया जा सकता है। आयुर्वेद के अंदर ऐसी बहुत ही सारी औषधियाँ है, बहुत ही सारी ऐसी ट्रीटमेंट है जिसको कंटिन्यू फॉलो किया जाए तो आपकी जो दमा अस्थमा की प्रॉब्लम है वो झट से खत्म हो जाएगी। आज की वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि आज की वीडियो हम कवर करेंगे दमा से जुड़ी हर एक चीज के बारे में। दमा होता क्या है, दमा होने के पीछे के रीजन क्या है, दमा के लक्षण, अगर आपको दमा हो गया तो आपको कौन सी सावधानियां रखनी है, अगर आपको दमा है तो उसके लिए होम रेमेडी, दमा के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन, दमा के लिए डाइट और दमा के लिए योग। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जेरी पटेल, मैं हूँ थेरेपिस्ट। मेरा काम है आप सभी लोगों को सही नॉलेज देना, सही माहिती देना, जिसकी वजह से आप हेल्दी एंड रोग फ्री लाइफ को जी सके, वो भी नेचर के साथ रह के और नेचुरल चीजों का यूज करके। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें दमा के असर है या फिर नहीं? दमा आपके लंग्स के ऊपर पूरा टीका है। अगर आपके लंग्स हेल्दी है तो आपको दमा होने की शक्यता बहुत ही कम है, और अगर आपके लंग्स अनहेल्दी है तो आपको दमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कैसे हम पता करेंगे हमारे लंग्स कितने स्ट्रांग है? और ये जानने के लिए आपको डॉक्टर के पास या फिर आपको कोई भी तरह की रिपोर्ट करवाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जो स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आएगी उसमें काउंटडाउन होगा 3, 2, 1। जैसे काउंटडाउन स्टार्ट होगा तो आपको सांस को अच्छे से भर लेना है, और जैसे 1 पे आएगा और जैसे स्टार्ट होगा तो आपको अपनी सांस को होल्ड करके रखना है। आप जितने लंबे टाइम तक अपनी सांस को होल्ड करके रखोगे, इसका मीनिंग ये होगा कि आपके लंग्स इतनी हेल्दी है। ज्यादा लेट ना करते हुए हम चेक करते हैं हमारे लंग टेस्ट कि आपके लंग्स हेल्दी या फिर अनहेल्दी। एक टेस्ट करने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि आपके लंग्स कितने स्ट्रांग है। जिन लोगों ने अपनी सांस को ऊपर से ऊपर होल्ड करके रखा था वो कमेंट में जरूर अपना नाम मेंशन करें। जो भी हम चीज खाते, जो भी चीज हम पीते और हम श्वास लेते, उसकी वजह से बहुत ही सारे कण हमारी श्वास नली में जाते हैं। कुछ कण ऐसे होते हैं जो हमारी श्वास नली में जाके इन्फेक्शन पैदा करते हैं, और कुछ कण ऐसे होते हैं जो हमारी सांस नली में जाके एलर्जी पैदा करते हैं, वहां पे स्वेलिंग पैदा करते हैं। या फिर एक कण हमारी श्वास नली के अंदर जाने की वजह से जो लंग्स के अंदर जो छोटी छोटी नलियां हैं उसके अंदर विकार उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा अगर आपके लंग्स के अंदर बहुत ही ज्यादा कब्ज जमा हो गया तो आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से सांस लेने के लिए हमारे लंग्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और इसी को बोलते हैं दमा। दमा अस्थमा का सबसे बड़ा जो कारण है वो है एयर पोल्यूशन। अगर हवा के अंदर गंदगी ज्यादा है तो सांस के द्वारा वो सारी चीजें हमारी लंग्स के अंदर जाती है, जिसकी वजह से वहां पे इंफेक्शन होता है। हवा के अंदर जमा गंदगी जब हमारे लंग्स के अंदर जाती है तो लंग्स में या फिर लंग्स के अंदर जो एल्वियोलस होते हैं, मीन्स लंग्स की वो नलिका है जिससे ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के बाहर निकलता है। तो गंदी एयर की वजह से जो एल्वियोस है या फिर जो लंग्स है उसके अंदर इंफेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो आगे रीजन बनते हैं दमा का। इसके अलावा मिट्टी का उड़ना, धुआं, बहुत ही ज्यादा नमी वाला इलाका, गांव के अंदर जो धान को उगाया जाता है वो धान की जब फसल कटती है तो उसका जो भूसा है वो उड़ना, और ये भूसा जब हमारी श्वास नली के अंदर जाता है तो श्वास नली के अंदर एलर्जी पैदा करता है, जिसकी वजह से दमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
इसके अलावा ऐसे लोग जिनकी बॉडी की प्रकृति कफ की है और कफ बढ़ाने वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, जैसे कि घी, तेल, बहुत ही ज्यादा चिकनी चीजें, ऐसी चीजें ज्यादातर खाने की वजह से जो हमारे लंग्स है उसके अंदर कफ जमा होता है, तो ये भी एक रीजन होता है दमा होने का। ऐसे लोग जो बहुत ही ज्यादा सिगरेट पीती है, तो ज्यादा सिगरेट पीने की वजह से भी आपको दमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थोड़ा चलने पे या फिर थोड़ा काम करने पे बहुत ही ज्यादा सांस का फूलना, सांस लेने में दिक्कतें आना, कभी कभी सांस लेते टाइम या फिर सांस छोड़ते टाइम अंदर से सीटी की आवाजें आना, ये सारी चीजें हैं दमा के लक्षण की। जब वातावरण चेंज होता है या फिर मॉर्निंग या फिर शाम को जब वातावरण ठंडा होता है तो सांस लेने में दिक्कतें होना, जब लेटे हुए होते हो तो सांस लेने में दिक्कतें होना, और आप जब बैठते हो तब अच्छी तरह से सांस को ले पाते हो। हाथ पैर का ठंडे रहना, छाती का भारीपन, बहुत ही ज्यादा खांसी होना और खांसी के टाइम पूरे फेस का लाल हो जाना, बहुत ही ज्यादा पसीना आना। अगर आपको दमा बहुत ही ज्यादा पुराना है तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो टेढ़ी होना शुरू हो जाती है, आपका जो शरीर हो आगे से झुकना शुरू हो जाता है। तो ये सारे लक्षण है दमा होने के। अगर आपको दमा की प्रॉब्लम जस्ट स्टार्ट हुई या फिर ऐसे लोग जिनको दमा के अटैक आते हैं, अटैक की वजह से इनहेलर की जरूरत पड़ा, मीन्स जिनको पंप की जरूरत पड़ती है, तो इस कंडीशन के अंदर आप इस होम रेमेडी को जरूर ट्राई करें, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। आपको लेना भीमसेनी कपूर और हींग, इन दोनों चीजों को आप ले लो समभाग, मीन्स इन दोनों चीजों को आप ले लो समान मात्रा में। एग्जाम्पल, आप 10 ग्राम लोगे भीमसेनी कपूर और 10 ग्राम यहाँ पे लोगे हींग। इन दोनों चीजों को साथ में लेके आप हल्का सा उसको कूट लो, हल्का सा उसको क्रश कर लो, और इस पाउडर को आप एक ग्लास की बोतल के अंदर स्टोर कर लो। ये जो पाउडर था इसको आपको दिन में 3 से 4 बार सूंघना है, और स्मेल करने का जो तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। जब भी आपको इस पाउडर को सूंघना होगा तो बोतल के ढक्कन को खोल के अपने नाक के पास रखें और एटलीस्ट 15 से 20 सेकंड उसको लंबी सांस में अंदर खींचे, मीन्स उसको स्मेल करें। जैसे आप उसको अंदर स्मेल करोगे, जैसे आप स्मेल को बाहर निकालोगे, उस टाइम पे आप ढक्कन को बंद कर दे, क्योंकि इसके अंदर भीमसेनी कपूर होने की वजह से भीमसेनी कपूर बहुत ही जल्दी उड़ जाता है। अगर आप ढक्कन को बंद नहीं करोगे तो जो भीमसेनी कपूर की असर थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। एक बार इस पाउडर को सूंघने के बाद सांस को छोड़े, अगर एक बार उसको सूंघे, अगर एक बार सांस को छोड़े, इस तरह से आपको इस पाउडर को 5 से 10 बार एक ही बार में स्मेल करनी है, सूंघना है। अगर आपको दमा के अटैक आते थे, अगर आपको इनहेलर की जरूरत पड़ती थी, तो इस रेमेडी से आपको जो इनहेलर था वो पूरी तरह से छूट जाएगा। जिनको बहुत ही ज्यादा शिकायत होती सांस लेने में, जिनकी सांसें फूलती थी या फिर जिनको सांस लेने में सीटी बजने की आवाजें आती थी, तो उनको भी खत्म करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। जैसे जैसे आप पाउडर को स्मेल करना स्टार्ट करोगे तो आप नोटिस करोगे कुछ टाइम के बाद इसकी जो स्मेल थी वो पूरी तरह से उड़ जाएगी। जब भी इस पाउडर की स्मेल पूरी तरह से उड़ जाए तो इस पाउडर को फेंक दे और नया वाला फिर से एक बार बना ले, और इसी तरह से इस प्रयोग को कंटिन्यू करते रहे जब तक आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो जाती। आपको जो स्क्रीन के ऊपर पौधा दिख रहा है उसको बोलते हैं दम बेल। इस औषधि के नाम के अंदर ही है दम, वैसे दमा के लिए यूज होने वाली सबसे बेस्ट औषधि है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको दम्बेल के 3 से 5 पत्ते लेने, उसको मॉर्निंग खाली पेट अच्छी तरह से चबा के उसको खा जाना है। इस प्रयोग को आपको कंटिन्यू 7 दिन करना है। काफी लोगों को होता है कि जब दम्बेल के पत्ते चबा के खाते हैं तो उनको वॉमिटिंग हो जाती है, उनको उल्टी हो जाती है। तो उल्टी के साथ जो आपके फेफड़ों के अंदर, जो आपके लंग्स के अंदर कफ जमा होगा उसको पूरी तरह से साफ कर देगा। दम्बेल को कंटिन्यू 7 दिन लेने से आप नोटिस करोगे जिनको दमा के अटैक आते थे वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे। जिनको सांस लेने में दिक्कतें आती थी तो उनकी दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। इवन दमा होने की वजह से जो लक्षण आपको देखने को मिलते थे वो लक्षण भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे। करील, करील भी एक सबसे अच्छी औषधि दमा के लिए। अब करील की लकड़ी लेके आ जाओ, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लो और इन टुकड़ों को आप एक छोटी सी मटकी के अंदर भर लो और उसको ऊपर से बंद कर दो। और इस घड़े को आपको इस तरह से बंद करना है कि इसके अंदर हवा भी बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। और इस घड़े को उपलों के ऊपर रख के उपलों को जला ले और जो करील की लकड़ी थी उसकी राख बना ले, और इस राख का हम यूज करेंगे दमा की औषधि के लिए। अगर 15 साल या फिर 15 साल से छोटा बच्चा है जिसको दमा की शिकायत है तो आप एक ले लो पान का पत्ता, उसके अंदर आप ऐड करोगे 250 mg करील की लकड़ी का भस्म। पान के पत्ते को फोल्ड करके मुंह में डाल के उसको चबा ले और ऊपर से गुनगुना पानी पी ले। इस प्रयोग को करना है खाली पेट। अगर डेली मॉर्निंग खाली पेट इस प्रयोग को करना स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। अगर 15 साल या फिर उससे बड़ी उम्र की व्यक्ति है तो जो करील की लकड़ी की भस्म थी वो 250 mg से लेके 1 ग्राम तक इसको दी जा सकती है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि इसको जो लेने का टाइम है वो है मॉर्निंग खाली पेट, और इसको आपको पान के पत्ते के साथ ही लेनी पड़ेगी।
तभी आपको पूरी तरह से फायदा पहुंचाएगी। दमा अस्थमा के लिए सबसे बेस्ट औषधि वो है सन बाथ, मीन्स सनलाइट। अगर आप डेली एटलीस्ट 15 से 20 मिनट सनलाइट में बैठते हो तो आपके दमा के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। आपके गले के अंदर, आपके चेस्ट के अंदर जो कफ जमा होगा उसको पिघला के धीरे धीरे बाहर निकाल देगी, जिसकी वजह से अगर आपको सांस लेने में दिक्कतें आती थी तो उससे आपको राहत मिलेगी। इवन सनलाइट आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती है, आपके लंग्स के फंक्शन को इंप्रूव करने का काम करती है। तो अगर आपको दमा की शिकायत है तो एटलीस्ट 15 से 20 मिनट सनलाइट में जरूर बैठे। आपको यहां पे लेने 10 ग्राम मदर की जड़, मीन्स आंख की जड़, 10 ग्राम अजवाइन, 4 ग्राम सेंधा नमक। इन सभी चीजों को अच्छी तरह से पीस के उसका चूर्ण बना ले और इस चूर्ण को आप सुबह शाम खाली पेट इंटेक करें। इस चूर्ण को इंटेक कैसे करना है, तो 1 गिलास ले लो गर्म पानी, उसके अंदर आप ऐड करोगे 1 चुटकी इस पाउडर का, मीन्स 1 से 2 ग्राम इस पाउडर का। अच्छी तरह से मिक्स करके इसको इंटेक करें। अगर आप इस चूर्ण को इंटेक करना स्टार्ट करते हो तो आपको जो दमा है उसमें आपको बहुत ही ज्यादा राहत मिलेगी। आपको जो दमा के अटैक आते थे वो कुछ ही दिन में धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा जो प्रयोग है उसमें आपको जरूरत पड़ेगी ओनली 3 औषधियों की, जिसमें मुलेठी, गुलबंद एंड सोनलता। इन तीनों औषधियों को आप ले लो 5-5 ग्राम, मीन्स मुलेठी 5 ग्राम, गुलबंद 5 ग्राम एंड सोनलता 5 ग्राम। इन तीनों औषधि को मिक्स करके आपको इसका तैयार करना है काढ़ा। 1 गिलास ले लो पानी, उसके अंदर आप तीनों औषधि को ऐड करके इसको अच्छी तरह से बॉईल करें। जब पानी आधा ग्लास बचे तो उसको छान के इसको इंटेक करें। और जो काढ़ा है आपको इसको लेना है खाली पेट, इस मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से आधे घंटे पहले और डिनर के आधे घंटे पहले। इस काढ़े को इंटेक करने से आप नोटिस करोगे अगर आपके लंग्स के अंदर कफ जमा था तो उसको धीरे धीरे साफ कर देगा, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में जो दिक्कतें आती थी आपकी प्रॉब्लम सोल्व होगी। अगर आपको दमा के अटैक आते थे तो उसमें भी आपको बहुत ही ज्यादा राहत देगा। इवन ये प्रयोग आपके लंग्स को ताकत देने का काम करता है, आपकी जो लंग्स है उसके फंक्शन को इंप्रूव करने का काम करता है। तो लंग्स से जुड़ी कोई भी तरह की अगर आपको दिक्कत होगी तो उसके अंदर भी इस रेमेडी को आप यूज कर सकते हो। तीसरी जो दमा के लिए मेडिसिन है वो आपको इजीली मार्केट के अंदर मिल जाएगी, जो है सांस कुठा रस। सांस कुठा रस को आपको खाना खाने के आधे घंटे के बाद लेना है। सुबह शाम खाना खाने के आधे घंटे के बाद आप 2-2 गोली ले ले सांस कुठा रस की और उसको गर्म पानी के साथ इंटेक करें। अगर आपको दमा की शिकायत है, अगर आप उसमें सांस कुठा रस को लेना स्टार्ट करोगे तो आपको सांसों से जुड़ी कोई भी तरह की दिक्कत होगी उसमें आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। ओके, आगे जो मैंने आपके साथ 3 प्रयोग शेयर किए उसमें से आपको ओनली एक प्रयोग को स्टार्ट करना है। तीनों प्रयोग को साथ में स्टार्ट ना करें, कोई एक प्रयोग के साथ आपको 2 चीजें और स्टार्ट करनी पड़ेगी, जो सीतोफल आदि चूर्ण एंड अंगूर आसव। सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको 1 चम्मच लेना है शहद, उसके अंदर आप ऐड करोगे 1 से 2 ग्राम सीतोफल आदि चूर्ण। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके उसको चाट ले। चाटने के बाद ऊपर से गुनगुना पानी पी ले। और सीतोफल आदि चूर्ण लेने के आधे घंटे के बाद, मींस ब्रेकफास्ट एंड डिनर के 1.5 घंटे के बाद आपको लेना है सिरप, जो है अंगूर आसव। ब्रेकफास्ट एंड डिनर के 1.5 घंटे के बाद आपको 10 ml लेना है अंगूर आसव, उसके अंदर आप ऐड करोगे 10 ml गुनगुना पानी। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसको इंटेक करें। अगर आप अंगूर आसव लेना स्टार्ट करोगे तो खट्टी चीजें, भुनी हुई चीजें, बहुत ही ज्यादा स्पाइसी चीजें, ऑयली चीजें, नॉनवेज, आपको सारी चीजें बंद करनी पड़ेगी। तभी जो अंगूर आसव के जो फायदे हैं वो आपको पूरी तरह से मिल पाएंगे। एक बात का ध्यान रखें, जिन लोगों को डायबिटीज है वो अंगूर आसव का यूज ना करें। ये अंगूर आसव के अंदर गुड़ होने की वजह से आपके डायबिटीज को बढ़ाने का काम कर सकता है। तो जिन लोगों को डायबिटीज है वो अंगूर आसव को स्किप कर दे। अगर आप डेली मॉर्निंग खाली पेट 10 मिनट प्राणायाम करते हो तो आपको दमा में, अस्थमा में आपको बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाता है। अगर स्पेशली बात करें तो अनुलोम विलोम एंड कपालभाति। अगर इन दोनों प्राणायाम को अगर आप डेली मॉर्निंग सुबह करना स्टार्ट करोगे तो आपको कोई भी सांस की बीमारी होगी उसको खत्म करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसके अलावा अगर आप जल नीति करते हो तो जल नीति भी सांस रोगों में दवा के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। जल नीति कैसे की जाती है हम उसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। जो लोग डेली मॉर्निंग प्राणायाम नहीं कर सकते उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप मुद्रा को लगा लो। 3 तरह की ऐसी मुद्रा है जो दमा के लिए, अस्थमा के लिए एक रामबाण है। अगर आप इन तीनों मुद्रा को डेली लगाना स्टार्ट करते हो तो आपके दमा में, अस्थमा में आपको राहत मिलना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम पहली मुद्रा की बात करें तो वह अस्थमा मुद्रा। जो आपकी सबसे बड़ी उंगली है उसको आपको इस तरह से फोल्ड करना है और दोनों को आपस में इस तरह से टच करना है। यह हो गई आपकी अस्थमा मुद्रा। इसको आपको डेली मॉर्निंग लगाने 10 मिनट।
इसके बाद वाली जो मुद्रा है वो है श्वास मुद्रा। आपकी जो पहली वाली उंगली है वो रहेगी सीधी। आपकी जो सेकंड वाली जो सबसे बड़ी उंगली है वो आपको टच करनी है आपके थंब के साथ, आपके अंगूठे के साथ। ये हो गई आपकी श्वास मुद्रा। अस्थमा मुद्रा लगाने के बाद अगर आप 10 मिनट श्वास मुद्रा को लगाते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। और हमारी जो थर्ड मुद्रा है वो है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा आपकी बॉडी के अंदर प्राणवायु को बढ़ाने का काम करती है। आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा है उसको बढ़ाने का काम करती है। आपके हाथ की जो 2 लास्ट फिंगर है उसको आपको टच करने हैं आपके थंब के साथ, आपके अंगूठे के साथ। ये होगी आपकी प्राण मुद्रा। सबसे पहले आपको लगानी है अस्थमा मुद्रा, उसके बाद आपको लगानी है श्वास मुद्रा और उसके बाद आपको लगानी है प्राण मुद्रा। वैसे आपको डेली मॉर्निंग 30 मिनट्स इसके लिए निकालनी पड़ेगी। अगर आप डेली 30 मिनट्स इन तीनों मुद्रा को लगाते हो तो आपको कितना भी पुराना दमा है, अस्थमा है, उसमें आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर आपको कोई भी तरह की बीमारी हो तो बीमारी के अंदर मेडिसिन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी डाइट। दमा में, अस्थमा में डाइट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप डाइट को प्रॉपर्ली फॉलो करना स्टार्ट करते हो तो आपका जो दमा है, अस्थमा है, उसको कंट्रोल रखने में या फिर उसको खत्म करने में आपको बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा। ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी के अंदर वात को बढ़ाने का काम करती है, साथ ही आपकी बॉडी में कफ को बढ़ाने का काम करती है, तो उन फूड को आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। इसके अलावा केला, भैंस का दूध, फ्रिज में रखी हुई कोई भी तरह की चीज, दही, कोल्ड ड्रिंक्स, इस सारी चीजों को आपको अवॉइड करनी है। गन्ने का रस, इमली, बहुत ही ज्यादा ऑयली फूड, बहुत ही ज्यादा चिपचिपे फूड, मैदा, ये भी सारी चीजें आपको अवॉइड करती है। इसके अलावा लेट खाना, सिगरेट पीना, इन चीजों को भी आपको अवॉइड करना है। अगर आपको दमा है, अस्थमा है, तो एक बात का खास ध्यान रखें कि जो नया धान होता है, जो नया अनाज होता है, उसको बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। जितना पुराना धान का आप यूज करोगे वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आप नया धान का यूज करते हो तो आपकी बॉडी में वो वात को बढ़ाने का काम करता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर वात दोष बढ़ेगा तो आपका जो दमा है, अस्थमा है, उसमें भी आपको दिक्कत आएगी। अगर हम बात करें दमा, अस्थमा के लिए सबसे बेस्ट फ्रूट की, तो आपको खाना है आंवला, पपीता, अनार। इन तीनों को आप जितना ज्यादा खाओगे वो आपके लिए ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। आंवला एंड अनार, उनकी तासीर ठंडी होती है, तो आंवला एंड अनार खाने के बाद जिनको ये सूट नहीं होता, जिनको नजला खांसी हो जाती है, तो वो लोग आंवला एंड अनार खाने से पहले उनको आग के ऊपर थोड़ा सा भून ले। भूनने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल के उसको इनटेक करें। अगर आप इस तरह से आंवला एंड अनार को भून के उसके ऊपर ब्लैक पेपर डाल के खाते हो तो आपको जो दमा है, अस्थमा है, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। एवं जिनको ये सूट नहीं करता था उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा सूटेबल हो जाएगा। इसके अलावा पुराना घी, पुराना अनाज, पुराना शहद, इनका ज्यादा इंटेक करें। दमा से जुड़ी जितनी भी बातें थी वो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे कवर कर ली है। अगर आपको दमा से जुड़ी, अस्थमा से जुड़ी कोई भी तरह के डाउट है, कोई भी तरह के क्वेश्चन है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके मुझे वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।